आधुनिकता की होड़ और उसमें सरल साधन के रूप में उपलब्ध मोबाइल फोन ने लोगों के बीच संबंधों की नज़दीकियों को एक तरह से कम सा कर दिया है। इन्हीं संबंधों को समझने के लिए मैं आप लोगों के बीच में ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध नामक एक बहुत ही रोचक चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। रीजनिंग का ये चैप्टर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और चूँकि रोचक इसलिए है क्योंकि हमारे व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ा हुआ है। आइए हम इसे बहुत ही सरल व सहज भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर वो है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन चैप्टर में हम आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ प्राइमरी बातें, इसकी बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स क्या हैं वो मैं बताना चाहूँगा, जिससे कि प्रश्न को हल करते समय आसानी होती है। सबसे पहले हम ये जानना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। हम फैमिली ट्री मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही सरल और एक सहज तरीका है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने का। फैमिली ट्री क्या होता है? फैमिली बेसिकली इसके दो टर्म्स हैं। पहला जेंडर और दूसरा जेनरेशन है। जेनरेशन। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं जेंडर जो है वो दो तरह की होते तो तीन तरह के, लेकिन यहाँ हमें दो ही तरह के जेंडर, मेल और फीमेल देखने हैं। एक मेल और दूसरा फीमेल। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे उदाहरण देने कि परवीन एक्स तथा वाई की संतान, एक्स तथा वाई की संतान। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? क्लियर ये हो रहा है एक व्यक्ति परवीन है जिसके माता और पिता एक्स तथा वाई है। मैं आपसे पूछूं, आप बताइए परवीन की माता को, तो क्या आप बता पाना इस उदाहरण से संभव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे तथ्य नहीं है जिनके आधार पर हम डिसाइड कर सके कि परवीन की माँ कौन है और परवीन की पिता कौन है। आगे मैं और लिखूं एक्स वाई की पत्नी तथा परवीन की माँ, परवीन की माँ। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एक्स है वो चूंकि वाई की पत्नी है इसलिए एक्स क्या है? फीमेल। और वाई एक्स का पति है इसलिए वाई क्या है? मेल। तथा परवीन एक्स जो है परवीन की माँ है और परवीन एक्स और वाई का पुत्र है तथा वाई परवीन का पिता है। अब दिए गए उदाहरण से हम स्पष्ट बता सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, एक बात और, अगर मैं कहूँ कि परवीन क्या है, पुत्र है या पुत्री है, तो शायद हम नाम के आधार पर परवीन को ये नहीं कह सकते कि परवीन पुत्र है या पुत्री है, क्योंकि अगर हम नाम के आधार पर कहें तो हम बेझिझक कह देंगे कि परवीन पुत्र है। किंतु भाई मेरे, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो परवीन नाम लड़कियों के भी होते हैं, फिर तो हम नहीं कह सकते ना कि लड़का है कि लड़की है। इसलिए ये उदाहरण के माध्यम से जेंडर में मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। पहला कि जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें जो टर्म्स दिए गए हैं
टर्म्स के आधार पे सबसे पहले हमें जेंडर का निर्धारण कर लेना है। जेंडर का निर्धारण कर लेना है कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। दूसरी बात, जो प्रश्न में दिए गए नाम हैं उनके आधार पे हमें जेंडर का निर्धारण नहीं करना है। जेंडर का निर्धारण हम दिए गए टर्म्स को सॉल्व करके, उनमें दिए गए कथनों को पढ़ के फिर उसके आधार पे ही करेंगे। अब चूंकि मेल और फीमेल है, इनको जब हम फैमिली ट्री का बनाएंगे तो बनाते समय सुविधा ना हो, इसलिए जनरली हम मेल को प्लस से या माइनस से या फिर सर्किल से एरो से जैसे चाहें हम जैसे स्वतंत्र हो उस रूप में दर्शा सकते हैं। हम यहाँ समझने के लिए मेल को स्क्वायर से और फीमेल को सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जहाँ भी मेल होगा वहाँ हम स्क्वायर बनाएंगे और जहाँ फीमेल होगा वहाँ हम सर्किल बनाएंगे। आइए अब जनरेशन गैप है इसको, जैसे मैं अपनी बात करूं तो सबकी बात करूं तो हमारे जनरेशन में कौन है, भाई बहन, पुत्र पुत्री, तो हमारे जनरेशन में हो गए। हमसे एक जनरेशन ऊपर हमारे कौन आ जाते हैं, माता पिता आ जाते हैं। हमारे माता पिता हमसे एक जनरेशन ऊपर आ जाते हैं। माता पिता के पिताजी और उनकी माता जी उनसे एक जनरेशन ऊपर आते हैं। तो दादा दादी जो हैं वो एक जनरेशन ऊपर आते हैं। दादा दादी के साथ इसमें नाना नानी भी आ जाते हैं। नाना नानी, माता पिता के साथ चाचा चाची भी आते हैं, चाचा चाची आ जाते हैं। इनके साथ कौन आता है, मामा मामी भी आ जाते हैं, मामा मामी, बुआ बुआ मौसा मौसी, ये जो है वो हमसे एक जनरेशन ऊपर आते हैं। हमसे एक जनरेशन ऊपर हमारे माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, और उनसे एक जनरेशन ऊपर दादा दादी, नाना नानी आते हैं। अब ये तो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिनका हम फैमिली ट्री बना करके सीखेंगे किस तरह से हम किसी रिलेशन की फैमिली ट्री बना सकते हैं। पहले में लिखा है ए बी की पत्नी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेल को हम स्क्वायर में बंद कर देंगे और फीमेल को सर्किल में बंद कर देंगे। पत्नी कौन है, ए पत्नी है, इसकी बी की पत्नी है, तो ए जो हो गई इसको मैंने स्क्वायर में बंद कर दिया। क्योंकि पत्नी है तो फीमेल ही होगी और इसका जो पति है उसे मेल होना ही होना है। तो बी जो होगा उसको हम सर्किल में बंद कर देंगे। फैमिली ट्री में ए की पत्नी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बीच में पति और पत्नी के संबंध को क्लियरिफाई करने के लिए चाहे हम एरो या फिर जिस सिंबल का उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। जनरली हम इनको प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे। दूसरा है बी, ए का पुत्र है। पुत्र कौन है, बी है, तो बी एक जनरेशन नीचे जाएगा, इसका पुत्र है, ए का पुत्र है। चूंकि पुत्र है इसका जेंडर हमें पता है, मेल है, इसलिए इसको हम स्क्वायर में बंद कर देंगे। ए का पुत्र है, अब ये माता भी हो सकती हैं और पिता भी हो सकते हैं, इसलिए इनका जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट है ए बी का भाई है। भाई है, कौन भाई है, बी, इसका ए का ए हो गया और ये बी हो गया। ये बी भाई है, ये पता है, भाई ए भी होगा, इसको हम स्क्वायर में बंद कर देंगे। और ए का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है
ए वो बी सी की संतान है। अब इनको हम फैमिली ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए वो बी सी की संतान है, तो जो संतान है वो एक जेनरेशन नीचे ही है। सी की संतान कौन है? ए वो बी, ए वो बी, ये दोनों कौन है? सी के संतान। चूंकि इनमें से किसी की भी जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए इन्हें हम सर्कल स्क्वायर जैसे किसी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी पिता तथा ए वो बी क्रमशः पुत्र व पुत्रियां हैं। अब सी चूंकि पिता है तो पिता एक जनरेशन ऊपर आएंगे, एक जनरेशन ऊपर आएंगे। अब सी पिता है, इनका जेंडर क्लियर है, इसलिए हम स्क्वायर में 1 कर देंगे। ए वो बी क्रमशः पुत्र व पुत्रियां हैं, यानी ये जो है पुत्र है, इनका जेंडर क्लियर है, क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बी पुत्री है, इसको हम सर्किट में बंद कर देंगे। ये फैमिली ट्री है, इसका हो गया सी पिता तथा ए वो बी क्रमशः पुत्र व पुत्रियां। ए बी का चाचा है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसका फैमिली ट्री हम कैसे बनाएंगे? ए बी का चाचा है। अब चाचा जैसे मैं बताया था कि एक जनरेशन ऊपर होंगे, ठीक बात है। अब ए का कोई पिता होगा, इसके कोई पिता होंगे ना, और पिता के भाई को क्या करते हैं? चाचा करते हैं। चाचा कौन है? बी है। चाचा जी मेन है, इसलिए इनको हम स्क्वायर में बंद कर देंगे। ये ए बी का चाचा है, इसका फैमिली ट्री हम ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट है ए बी का दादा। अब दादाजी कौन होते हैं? तो जो दादाजी होते हैं वो पिता के पिताजी होते हैं। ए बी का दादा है, दादा कौन है? ए है, किसका? बी का। तो दादा कौन होते हैं? पिताजी के पिताजी होते हैं। तो ए का कोई पिताजी होंगे और उनके पिताजी को हम क्या कहेंगे? दादा कहेंगे। ए बी का दादा है, इसका जो फैमिली ट्री है वो ऐसे बनता है। नेक्स्ट है ए बी का नाना, इसको हम फैमिली ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब नाना कौन होते हैं? नाना जो होते हैं वो माता जी के पिताजी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी का नाना है, किसका नाना है? बी का। बी का चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका नाना ए बी का नाना, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब इनकी माँ चूंकि फीमेल होती है और माँ के पिताजी ए नाना मेल होते हैं, तो ए बी का नाना है, इसका जो फैमिली ट्री होगा ऐसा। दूसरा ए बी की नानी है। अब नानी कौन होती है? इनको बनाने के लिए कौन है? ए है, इसकी है बी की। तो बी की माँ हो गई, माँ, बी की माँ हो गई। ए बी की नानी है और इनकी माँ की माँ नानी होती है, इनकी माँ की माँ नानी होती है। चूंकि ये फीमेल है, इसलिए इनको सर्किल में बंद कर देंगे। कौन है नानी जी? ए है, तो ए लिख देंगे। ए बी की नानी है, इनका हम फैमिली ट्री ऐसे बनाएंगे। ए का चाचा एक्स वो मामा वाई है, इसको अगर हमें फैमिली ट्री में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ए लिख देंगे, यहां मैं साइड में लिखता हूं, साइड में लिखता हूं। ए का चाचा एक्स वो मामा वाई है, कैसे लिखेंगे? ए से एक जनरेशन ऊपर आएंगे, चाचा एक्स। चाचा कौन होते हैं? चाचा जो होते हैं वो पिताजी के भाई होते हैं। तो ए का कोई पिताजी होगा और पिताजी का जो भाई होगा वो क्या होगा? चाचा होगा। क्योंकि मेल है इसलिए
स्वयं बनते हैं। अब मामा, मामा कौन होते हैं? तो इनकी माता जी होंगी, एक ही माता जी और माता जी का जो भाई है उनको हम क्या कहेंगे? मामा कहेंगे। इनको हम भाई देखते हैं। ये जो फैमिली ट्री है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ए का चाचा एक्स वो मामा वाई। नेक्स्ट ए बी का दामाद है। इसको अगर हमें फैमिली ट्री में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? लिखेंगे ये दामाद है इसका बी का, ए बी का दामाद। एक बात है, ये दामाद इसका बी का। अब बी की तो कोई पुत्री होगी ना, बी की कोई एक पुत्री होगी, और जो दामाद होते हैं पुत्री के पति को ही तो दामाद कहते हैं ना। तो ये इनकी पुत्री हो गई और पुत्री के पति हो गए। ए बी का दामाद है, इसका जो फैमिली ट्री है ऐसे ठीक है। अब ब्लड रिलेशन में कुल कितने तरह के प्रश्न बनते हैं इनको हम देखेंगे। मुख्यतः 3 फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन के। पहला जो है पॉइंटेड फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है पजल फॉर्म में, और तीसरा जो बनता है वो कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं। कोडेड फॉर्म। अब पहले वाले में हम देखेंगे पॉइंटेड फॉर्म में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें अगर हम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आसानी हो जाती है। जैसे अगर कहीं लिखा हो मेरे पिता का इकलौता, प्रश्न में कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है कि मेरे पिता का इकलौता, भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं ही तो होऊंगा ना, तो वो स्वयं मैं हूँ। मेरे पिता का इकलौता पुत्र मतलब मैं स्वयं। अगर कहीं भी प्रश्न में ये लिखा हुआ मिला तो इसका अर्थ होता है कि मैं स्वयं। दूसरा लिखा हुआ है एक्स के पति के सास ससुर की इकलौती पुत्री। अब एक्स का पति, एक्स के पति के सास ससुर, एक्स का जो पति है उसके जो सास ससुर हैं उनकी इकलौती पुत्री कौन होगी? ये स्वयं एक्स ही होगी, स्वयं एक्स ही होगी। कैसे? एक्स का पति की सास ससुर कहते किसको हैं? पत्नी के माँ बाप को ही तो कहते हैं ना, और पत्नी के माँ बाप की इकलौती पुत्री इसकी पत्नी स्वयं। तो जहां भी एक्स के पति के सास ससुर की इकलौती पुत्री लिखा मिले तो इसका मतलब ये हो गया स्वयं उस पुत्री की बात कर रहा है। अब इसके बाद हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखेंगे और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखेंगे। प्रश्न है महक का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते। महक का महेश से क्या संबंध है? अब हम ध्यान से प्रश्न को देखें तो परिचय किसका देते हुए कह रहा है? महक का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिता। किसकी बात हो रही है भाई? यहाँ बात किसकी हो रही है? उसके पिता की जगह पे हम महक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बात महक की ही तो हो रही है ना। तो महक का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि उसके पिता मतलब महक के पिता। ठीक है, मेरे पिता के इकलौते। अब जैसे मैंने बताया मेरे पिता का इकलौता पुत्र मतलब मैं स्वयं, और बात ये कौन रहा है? महेश। तो मैं स्वयं की जगह मैं महेश लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए
के पिता महेश। कितना इजीली में आपके क्वेश्चन का आंसर निकल गया। प्रश्न है, महक का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मैंने किया क्या, क्योंकि बात महक की हो रही है, उसके पिता की जगह पे मैंने महक रख दी, महक के पिता, और मेरे पिता के इकलौता पुत्र जैसा कि मैं बताया स्वयं, तो मैं स्वयं की जगह बात महेश कह रहा है ना, तो मैंने महेश लिख दिया। अब आंसर फॉर्म में निकल के आ गया, स्टेटमेंट निकल के आ गया कि महक के पिता महेश। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये ध्यान से देखेंगे हम। प्रश्न पूछ रहा है कि महक का महेश से क्या संबंध है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला ये कि महक का महेश से क्या संबंध है, और दूसरा महेश का महक से क्या संबंध है। यहाँ हमें गलती नहीं करनी होती है। किसका संबंध पूछ रहा है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके साथ का लिखा हुआ उसको हमेशा करते हैं, यानी कि जिसके साथ, जिसके जस्ट बाद में का जुड़ा है, हमें संबंध उसी का बताना होता है। यहाँ लिखा है ना कि महक का महेश से क्या संबंध है, किसका, महक का, तो हमें संबंध किसका बताना है, महक का। स्टेटमेंट हमने क्या निकाला है, महक के पिता कौन है, महेश। महक का महेश से क्या संबंध है, महक का, महक कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, किसकी, महेश की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वही अगर पूछा ये होता कि महेश का महक से क्या संबंध है, तो महेश कौन हो जाता, महेश क्या होता, पिता हो जाता किसकी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर करता है। क्या करता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर करता है कि उसकी बहन। अब पूरे स्टेटमेंट की जगह तस्वीर की जगह लिख सकते हैं, पूरे स्टेटमेंट की जगह लिख सकते हैं कि तस्वीर की बहन, तस्वीर में जो है तस्वीर, उसकी बहन, उसकी बहन, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है कि उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र। अब मेरे भाई का पुत्र कौन होगा, तो मेरे भाई का पुत्र कौन होगा, भतीजा, जिसका नाम इसने बताया था तुषार। अब फिर से प्रश्न को पढ़ें। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये कहता है उसकी बहन, यानी कि जो तस्वीर में है उसकी बहन मेरे भाई की पुत्र। मेरे भाई का पुत्र मतलब भतीजा होता है, तो तुषार भतीजा हो गया, तुषार की मां है। अगर ये जो तस्वीर है वो तुषार की मां है, तो जो व्यक्ति कह रहा है स्टेटमेंट उसकी क्या होगी, भाभी। भाभी क्यों होगी, क्योंकि ये भतीजा है और ये इसकी भाई की पत्नी है। अब तस्वीर में निकल, प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न देखेंगे, मिहिर का तुषार से क्या संबंध है, मिहिर का संबंध किसका पूछ रहा है, मिहिर का। प्रश्न में कहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है कि उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र यानी भतीजा तुषार की मां। मिहिर का तुषार से क्या संबंध है, मिहिर क्या होगा तुषार का, तो चूंकि तुषार इसका चाचा है, वो भतीजा है, तो मिहिर इसका चाचा है। इस टाइप के पॉइंटेड फॉर्म में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों की संख्या कम हो गई है, बहुत ही कम मात्रा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो पजल फॉर्म है। पजल फॉर्म से परीक्षाओं में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं।
इनसे जुड़े हुए जो बेसिक टर्म्स हैं वो जानेंगे और ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सही अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम आगे देखेंगे।